routine. So today we are going to learn about some important topics of chapter number 2, Maharashtra Board, class 12th, session 1. Now let's get started with this. So our chapter is about reproduction in lower and higher animals. तो ये जो चैप्टर है, ठीक है, दिस इज नाउ अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला चैप्टर, राइट? वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 4 सेशंस ऑफ दैट. नाउ लेट्स मूव ऑन दिस. दिस इज आवर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. देखते हैं क्या है ये. दिस इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. अब जब रिप्रोडक्शन की बात आती है एनिमल्स में, तो आपने ये 10th स्टैंडर्ड में तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट? सबने पढ़ रखा है, ठीक है. तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, एक बार रिकॉल करें. सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन इज, लेट्स डिस्कस. ठीक है, तो हमारा जो रिप्रोडक्शन है दैट मीन्स री मीन्स, अभी चलो वर्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है. लेट्स सी व्हाट दैट वर्ड मीन्स. पहले तो री मीन्स अगेन एंड अगेन, एंड प्रोडक्शन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन. तो रीफॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन मतलब अगेन एंड अगेन कोई चीज प्रोड्यूस होना या फॉर्म होना, ठीक है, बनना, कोई चीज बार बार बनना, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन. ठीक है. नाउ अब हम जब लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, तो लिविंग थिंग्स में हम कैसे बोलते हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्योंकि एनिमल्स का चैप्टर लिया, तो एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, विद द हेल्प ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स. अभी देखो प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है. प्री एग्जिस्टिंग का मतलब है पहले से जो जनरेशन है, ऑलरेडी है, ठीक है, वो ही रिप्रोड्यूस करके नया जनरेशन बना सकता है ना. ऐसे तो है नहीं कि हम कहीं से भी, जैसे आपके भी एंसेस्टर्स, हमारे भी एंसेस्टर्स रह चुके हैं, राइट, और हमारे भी पूर्वज रह चुके हैं, है ना. जैसे पूर्वज बोलते हैं, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज. तो हम ऐसा तो नहीं कि हम डायरेक्टली आ गए, है ना, हमारा कोई पीछे बैक है ही नहीं, कोई फैमिली मेंबर ही नहीं है, कुछ नहीं, हम डायरेक्टली आ गए, ठीक है, हम जादू तो है नहीं. सो हियर वी विल सी दैट रिप्रोडक्शन कैसे वर्क करता है. देखो रिप्रोडक्शन एनिमल्स में और किसी भी लिविंग थिंग में कैसे वर्क करता है. रिप्रोडक्शन क्या करता है ना, जो प्री एग्जिस्टिंग जनरेशन होती है, जैसे ऑलरेडी जो जनरेशन है, फॉर एग्जांपल आपके दादा दादी की जनरेशन, ठीक है, दादा दादी है, उनसे कौन रिप्रोड्यूस हुआ, पापा, है ना, उनके बेटे कौन हुए, पापा. तो उनसे ये जो ऑलरेडी दादा दादी थे, उनसे कौन रिप्रोड्यूस हुआ, पापा. एंड देन नाउ द मम्मी पापा से कौन रिप्रोड्यूस हुआ, आप. तो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से जो मौजूद है जनरेशन, उनकी हेल्प से ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू होता है. और ये रिप्रोडक्शन क्यों बोला है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन ऐसा तो है नहीं कि आप वो जो मम्मी पापा हैं उनके एक ही जैसे सिर्फ एक जैसे आप हो, आपके ऑफ कोर्स भाई बहन भी हैं, राइट, है ना, आपकी सिबलिंग्स भी हैं. तो सिबलिंग्स, तो ये रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस होना. तो ये होता है, राइट. तो आपकी सिबलिंग्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं. इट इज नॉट लाइक कि अरे एक ही हुआ बस खत्म, एक प्रोडक्ट मिलेगा बस खत्म. नो, दिस इज नॉट अ कंपनी. सो हियर, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग. बट हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पे, ठीक है. तो रिप्रोडक्शन क्या बताया मैंने कि ये कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ प्री एग्जिस्टिंग वन, मतलब जो ऑलरेडी थे, जो ऑलरेडी हमारे हैं, ठीक है, हमारे जो पूर्वज हैं या जो भी है ऑलरेडी है, उनसे एक नया चाइल्ड प्रोड्यूस होना, ठीक है, नया जनरेशन प्रोड्यूस होना, दैट कम्स इन रिप्रोडक्शन. ऑलराइट, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्लियर है. अब रिप्रोडक्शन हमने यहाँ पे मम्मी पापा और ये सब का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, हम अपना एग्जाम्पल लिया. अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स. अब लोअर एनिमल्स का यहाँ पे काम नहीं है, तो इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं. लेट्स कम द हायर एनिमल्स. क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इसका ये जो सेशन 1 का टॉपिक है, ये बेस्ड ऑन है हायर एनिमल्स पे, ठीक है. तो हम थोड़ा सा हायर एनिमल्स पे चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. सो
हायर एनिमल्स का मतलब क्या होगा, आप लोग मुझे बताओ। एनिमल्स में कौन कौन आता है? यस, डॉग, कैट, काउ एक्सेट्रा, है ना। आप लोग बोलोगे हाँ मैम एनिमल्स तो पता ही हुआ है, क्या आप बता रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स में ये सब तो आ गए, बट मेनली हाई, जब हम हाई की बात करते हैं, हायर एनिमल्स, सो हायर एनिमल्स में कौन आता है? इट इज अबाउट ह्यूमन बीइंग। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल ऑन द अर्थ। सो यू ऑल, वी ऑल आर इंटेलिजेंट। ओके, तो आप हम सब ह्यूमन बीइंग है ना, आप सब हम सब ह्यूमन बीइंग है। सो हम सब इंटेलिजेंट है, मतलब सब इंटेलिजेंट है, सब स्मार्ट है। सो लेट्स सी, तो यहाँ पे हम स्मार्ट वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, मतलब स्मार्ट वाले एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो हम हैं। तो यहाँ पे हायर एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? देखो, हायर एनिमल्स मतलब ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी यहाँ पे क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि सिंगल पेरेंट यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकता, है ना। अभी देखो, आप मुझे बताओ कि हम लोग में लाइक वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, राइट, वी आर मल्टीसेल्युलर एंड वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो हम में क्या होता है? मेल एंड फीमेल, राइट, मेल और फीमेल, मम्मा पापा, उनके गैमेट्स मिक्स होते हैं एंड देन द न्यू बेबी इज प्रोड्यूस, बेबी और चाइल्ड यू कैन से इज प्रोड्यूस, है ना, ऑफस्प्रिंग एक नया बनता है। तो विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व है ना। हमारे पास रीजन है उसका, क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व है, मेल एंड फीमेल बोथ, राइट। सो बोथ अवेलेबल है, दैट्स व्हाई दोनों का काम लग रहा है। सो हियर द एनिमल, हायर एनिमल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो अभी देखो, हम रिप्रोडक्शन वाला पार्ट तो देख लिए, अब आते हैं कि रिप्रोडक्शन होता कैसे। सो इट इज एक्चुअली बीइंग कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिक्स होते हैं एक साथ, तो क्या होता है ना, एक नया जाइगोट फॉर्म होता है, एक नया सेल फॉर्म होता है, जो धीरे धीरे डेवलप होके एक पूरा बेबी बन जाता है, मतलब एक पूरा ह्यूमन बेबी बन जाता है। ह्यूमन का होगा तो ह्यूमन बेबी बनेगा, राइट। एनिमल का होगा, दूसरे एनिमल्स का होगा, डॉग का होगा तो डॉग का पपी बनेगा, कैट का होगा तो किटन दिखेगा, राइट। कैट तो ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस कर नहीं सकते, या हम तो डॉग प्रोड्यूस कर नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे जो गैमेट्स का काम क्या होता है, गैमेट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स होके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, गैमेट्स को थोड़ा सा साइड में रखते हैं अभी, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा वाला, ठीक है। जैसे आपके पास ब्लू कलर और येलो कलर है, ठीक है, ब्लू है येलो है, आप ब्लू येलो कर करके पक गए, थक गए, ठीक है। अब आपको न्यू कलर चाहिए, बट यू डोंट हैव टू गो टू मार्केट, आपको घर पे ही चाहिए नया कलर, आपके पास है भी नहीं लेकिन आपको चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे, आप उसका क्या करोगे? एक्सपेरिमेंट करोगे, है ना। एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे? ब्लू एंड येलो कलर को ब्लू एंड येलो कलर को क्या करोगे? मिक्स कर दोगे, तो ब्लू एंड येलो कलर मिक्स होके क्या बनता है? ग्रीन बनता है, राइट। तो ये क्या होता है? नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, आपको ग्रीन कलर मिल गया बिना मार्केट गए, बैठे बैठे दिमाग लगा के, है ना। तो यहाँ पे ये जो हमारा गैमेट्स का फंडा है ना, ये भी कुछ ऐसा ही है कि जब दो गैमेट्स, मतलब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट मिक्स होते हैं एक साथ, सो वो क्या फॉर्म करते हैं? एक नया गैमेट फॉर्म करते हैं, मतलब एक नया सेल फॉर्म करते हैं, जो बाद में जाके उनके बेबी में कन्वर्ट होता है, मतलब चाइल्ड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये जो गैमेट्स होते हैं, इनका नाम मैं रिवील कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी ये पता है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि आपको किसको किसको याद है गैमेट्स के, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स किसको याद है, प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो यहाँ पे मेल गैमेट्स मीन्स स्पर्म्स एंड फीमेल गैमेट्स मीन्स ओवम। ओवम या एग भी बोल सकते हो, चलो एग ही बोल देते हैं, है ना। ओवम तो पता नहीं क्या चीज है, लेकिन ओवम इज नॉट एनी अदर चीज, इट इज एक्चुअली एग, ठीक है। तो ओवम बोलो या एग बोलो, एक ही बात। सो यहाँ पे हमने एनिमल्स की बात कर ली, मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, हायर एनिमल्स, एंड रिप्रोडक्शन की बात कर ली, ठीक है, ये भी बात होगी। अब हम गैमेट्स की बात कर रहे थे, गैमेट्स की बात कहां से शुरू हुई? स्पर्म्स और एग से। जब स्पर्म और एग मिक्स होते हैं तब एक नया जाइगोट फॉर्म करते हैं, और वो जाइगोट आगे जाके पूरा एक चाइल्ड बनता है, ठीक है। ये हो गया ना हमारे दिमाग में क्लियर। ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस, ये हो रहा है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। अब
रिप्रोडक्शन में, ठीक है, रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का यूज हो रहा है, हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे कि गैमेट्स कहाँ से बन रहे हैं, मतलब ये गैमेट्स है क्या चीज, कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, सो यो गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ये मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। डोंट वरी, आराम से। बट पहले तो ये देखते हैं गैमेटोजेनेसिस है क्या चीज। तो गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट फॉर्मेशन। क्या है ये? गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो लिख दिया, पता नहीं क्या है ये। तो इसका मतलब मैं बताती हूँ, डोंट वरी। तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेटो का मतलब पता है क्या? गैमेट्स। अब गैमेट्स में कौन आ गए? क्या बताया था मैंने? स्पर्म एंड एग्स। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स हैं, स्पर्म एंड एग्स। ये कॉमन वर्ड, जैसे ह्यूमन बीइंग कॉमन है ना, ह्यूमन बीइंग वुमेन और मेन को डिफाइन नहीं करता। ह्यूमन बीइंग मींस अ कॉमन वर्ड फॉर बोथ, है ना। आप कुत्ते को या बिल्ली को तो ह्यूमन बीइंग बोलोगे नहीं आप लोग, ऑब्वियस सी बात है। सो यहाँ पे जैसे वो कॉमन है, ह्यूमन बीइंग कॉमन है, वैसे ही गैमेट दोनों के लिए कॉमन है। इस वाले प्रोसेस में कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। जैसे मैंने ये बताया, आपको पता चल गया, हाँ भाई यही बताएगी मैम आज। तो आते हैं इस पे। दिस इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ऑलराइट, लेट्स कम ऑन द डेफिनेशन। अब डेफिनेशन पे आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। गैमेटोजेनेसिस is the process of formation of both male and female gametes। पहली बात, ये जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ना पूरा, इसका जो फंडा है, फैक्टर है पूरा, ये क्या करता है? ये मेल और फीमेल दोनों गैमेट बनाने का काम करता है भाई। ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इसको कोई इश्यू नहीं है, ये दोनों को इक्वली ट्रीट करता है। ओके, तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब मेल एंड फीमेल गैमेट्स में कौन आ गए? दैट इज स्पर्म्स एंड ओवम। स्पर्म्स एंड ओवम या स्पर्म्स एंड एग, दोनों में से कोई भी चीज बोल सकते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब इसका जो थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अबाउट वो कहाँ होता है। अब ये तो पता चल गया कि गैमेट क्या करता है। हाँ, मेल और फीमेल गैमेट फॉर्म करता है। गैमेटोजेनेसिस क्या करता है? मेल और फीमेल गैमेट फॉर्म करता है। मेल और फीमेल गैमेट का मतलब है स्पर्म और ओवम। ये होता कहाँ है? एग्जैक्टली इट इज इन द गोनाड्स फ्रॉम प्रीमोर्डियल जर्म सेल। अब ये होता कहाँ है? ये जो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये कहाँ हो रहा है? गोनाड्स के अंदर। गोनाड्स क्या चीज है? गोनाड्स मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज। ठीक है, gonads means what? Testes and ovaries inside the male and female reproductive system। मतलब ये कहाँ होते हैं gonads? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं। मेल के अंदर क्या होता है? टेस्टिस, है ना, और फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवरीज। ऑलराइट, और ये जो हमारे जो स्पर्म है, स्पर्म और ओवम है, गैमेट्स, ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ऑब्वियसली इन दोनों के अंदर। एक होता है स्पर्म होता है टेस्टिस में, और हमारा ओवम होता है, ओवम या एग बोलो, ओवरीज में। फ्रॉम प्रीमोर्डियल जर्म सेल। नाउ प्रीमोर्डियल जर्म सेल का मतलब है इट इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैमेट। ये जो गैमेट है ना, इसका जो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है, फर्स्ट स्टेज, उसको क्या बोलते हैं? वो सेल को क्या बोलते हैं? जो पहला होता है सेल, उसको क्या बोलते हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ऑलराइट, ये क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैमेट है। कोई भी गैमेट का पहला सेल बनता है वो होता है प्रीमोर्डियल। उससे ही उसके बाद वाला जो प्रोसेस होता है उससे बनता है हमारा स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, ये हो गया हमें क्लियर। नाउ अब आते हैं ये तो डेफिनेशन था। ठीक है,
अब आते हैं हम कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेटोजेनेसिस किस किस चीज में डिवाइड है, या आप बोल सकते हो कि वो कौन से दो प्रोसेस इन्वॉल्व करता है, ठीक है। सो गैमेटोजेनेसिस इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस ओनली। पहला क्या है हमारा, फर्स्ट इज spermatogenesis and the other is oogenesis. ओके, तो हमारा पहला क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या फॉर्म हो रहा होगा, एनीवन? ऑलराइट, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में ऑब्वियस सी बात है, क्या फॉर्म हो रहा है, स्पर्म फॉर्म हो रहा है। ओके, और यहाँ पे जो ये स्पर्म का मतलब, तो चलो स्पर्मेटो का मतलब स्पर्म हो गया, जेनेसिस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मेशन, राइट, लाइक दैट। ओके, सो हियर इट मीन, दिस मीन्स स्पर्म फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे क्या था, गैमेट फॉर्मेशन, वैसे यहाँ पे क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन। ऑलराइट, तो ये लिखते हैं हम स्पर्म फॉर्मेशन। इसकी थोड़ी और बात करते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, पर ये स्पर्म कैसे, कितनी क्वांटिटी में फॉर्म होते हैं, ओके, कितने डेज में, ये भी देखते हैं। सो इट इज एक्चुअली, सो हियर ये क्या है ना, यहाँ पे, अच्छा ये रेस करते हैं, चलो रुको सुनो। सो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस इज एक्चुअली नथिंग बट स्पर्म फॉर्मेशन। पहले ये हो गया, ये बात हो गई हमारी। नेक्स्ट क्या होता है, एक्चुअली ये कितने दिन में फॉर्म होता है, मतलब कि कोई भी स्पर्म कितना टाइम लगाता है फॉर्म करने में। ऑफ कोर्स कोई भी चीज ग्रो करने में टाइम लगाती है ना, तो ये जो गैमेट भी फॉर्म होते हैं तो ये भी फॉर्म करने में टाइम लगाएंगे। कितना टाइम लगाएंगे, दैट ऑल्सो वी शुड नो समटाइम्स। सो हियर इट टेक्स 74 days टू फॉर्म और प्रोड्यूस 20 to 300 million ऑफ स्पर्म्स। कितने स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है ये, 20 to 300 million स्पर्म्स, ठीक है। कितने डेज में, 74 डेज में। तो इसकी जो साइकिल है ना, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, इसका जो साइकिल है ये कितना टाइम लगाता है, 74 डेज लगाता है टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 20 to 300 million। अभी देखो मिलियन की बात हो रही है, 1 million कितना होगा, 10 lakh। everyone knows that, very good। so 1 million तो 10 lakh हो गया। 20 million कितना होगा, 20 million is nothing but 2 crore and 300 million कितना होगा, it is 30 crore, sorry 30 crore, right। ये जो 30 crore है, 2 crore से लेके 30 crore तक का स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं विद इन 74 days, every 74 days, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमें, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया मिल गया स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस, कितने टाइम में प्रोड्यूस होते हैं। ऑलराइट, नाउ we'll have some more information about oogenesis। इसके बारे में, oogenesis के बारे में अब देखते हैं oogenesis क्या चीज है। तो आपने बोला, ठीक है, आपने नहीं, सॉरी मैंने बोला कि oogenesis तो आप लोगों को पता चलेगा ही, क्योंकि ऑफ कोर्स ये स्पर्म है तो ये एग है। बट आप बोलोगे कि मैम एग जेनेसिस क्यों नहीं है, या ओवम जेनेसिस क्यों नहीं है, इसका नाम तो ओवम और एग है, तो oogenesis क्यों, बिकॉज इट इज एक्चुअली कनेक्टेड टू oocyte, ओके, oocyte एंड सम ovules एंड ऑल एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो है ना oogenesis, इट इज अ प्रोसेस ऑफ नथिंग बट एग फॉर्मेशन, ठीक है। सो यहाँ पे बोल सकते हो आप एग फॉर्मेशन, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, एग फॉर्म हो रहा है, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम साइंटिफिक वे में, oogenesis। अब आपको ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी होगी कि एग कितना टाइम लगाता है फॉर्म होने में। जैसे स्पर्म की बात की हमने, है ना, कि 2 crore to 30 crore तक स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं 74 डेज में, एवरी 74 डेज इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो उसमें क्या होता है ना कि एग फॉर्मेशन तो हो गया, बट एग फॉर्मेशन कैसे होता, कैसे एग्जैक्टली,
तो यहाँ पे इट टेक्स at least 12 to 14 days to produce one egg. ठीक है, one egg या ovum, you can say it ovum too. अब वहां तो 74 डेज की बात हो रही थी, ठीक है। ये क्या होता है ना, इसका साइकिल जब कंप्लीट होता है तो ये कितना टाइम लगाता है कंप्लीट होने में, एटलीस्ट क्या अप्रॉक्स बोल सकते हो 12 to 14 डेज। और वो क्या होता है, मतलब वो जो एक साइकिल कंप्लीट होता है ना, उसके बाद क्या कितना हमें क्वांटिटी मिलती है कि जस्ट वन एग, ओके, वन एग ईच 14 डेज। एवरी 14 डेज आपको यहाँ पे मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन एग फॉर्म होते हुए मिलेगा। ऑल्सो ये जो फीमेल का एग है वो क्या होता है ना, when the fertilization does not occur, मतलब जब कोई भी स्पर्म उसको फर्टिलाइज करने नहीं आता है तब तक वो वेट करता है, एटलीस्ट 25 to 28 डेज वो वेट करता है, एंड देन उसका क्या हो जाता है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू रिलीज हो जाता है, मतलब वो रप्चर हो जाता है, मतलब वो कचरा इन द सेंस कि वो वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट होके रिलीज हो जाता है, क्योंकि वो अनफर्टिलाइज होता है। जब तक वो अनफर्टिलाइज होता है वो वेट करता है 28 डेज तक, उसके बाद क्या करता है ना, रिलीज हो जाता है। ओके, सो ये क्या होता है ना, क्लीन होता रहता है, एंड न्यू एग्स आर बीइंग प्रोड्यूस एवरी टाइम, एवरी 14 डेज न्यू एग प्रोड्यूस होते रहते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट द वीक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें एग प्रोडक्शन नहीं होता, उसमें सिर्फ रिलीज होते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं जिसको, ठीक है। ओव्यूलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ एग्स। ओके, तो ये था हमारा oogenesis का थोड़ा सा हाईलाइट और स्पर्मेटोजेनेसिस का थोड़ा सा हाईलाइट, ठीक है। नाउ वी विल सी व्हाट इज एक्चुअली ये जो क्वेश्चन, ये जो हमारा टॉपिक लिया है हमने, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस का क्वेश्चन रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन टाइप कैसा आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको क्वेश्चन, आपने पूरी बुक पढ़ी, ठीक है, बट आपको क्वेश्चन पता ही नहीं आपको कैसे आएगा, आपने पूरा सब कुछ रेडी करके गया बट आपको क्वेश्चन ही नहीं पता, क्वेश्चन घुमा के उल्टा पुल्टा कहीं से भी आ गया, देन यू डोंट नो कि अरे ये क्वेश्चन भी था, ये क्वेश्चन किसका है। सो नाउ वी नीड टू डिस्कस, इसीलिए वी नीड टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन टाइप। तो चलो उस पे चलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज, ऑलराइट, तो अब देखते हैं व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, व्हिच इज ऑलरेडी केम इन मार्च 2016 में आ चुका है ये, और कितने मार्क्स के लिए, 7 मार्क्स के लिए। सो 7 मार्क्स में आपको गैमेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस, मतलब उसका डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, उसमें कितने प्रोसेस इन्वॉल्व है, 2 इन्वॉल्व है, कौन कौन से है वो, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस और डेफिनेशन के साथ आपको पूरा विद द डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है, राइट, विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक, मतलब डायग्राम के साथ ऑल ओवर डायग्राम आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं, व्हिच इज द एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे इट ऑलरेडी केम इन जुलाई 17, 2017 एंड इट इज एक्चुअली फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। तो 3 मार्क का है, 3 मार्क का मतलब समझ जाओ कि आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन बोला है तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन देनी है, नो डायग्राम्स नथिंग, और किसके बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम और स्केच ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है, राइट, एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, नो। सो ये यहाँ पे ये डायग्राम आया है मार्च 2023 में, ओनली फॉर 3 मार्क्स, ओके। सो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, 3 मार्क आराम से मिल जाएंगे, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, व्हिच इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर आपको बताना है, ओनली यू हैव टू ऑल्सो लिसन, यू हैव टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब मतलब यू हैव टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, ओके। सो इट इज फॉर एक्चुअली 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए है, आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, ओनली उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, और बना दोगे तो दैट इज मच बेटर, ओके, बट बनाना नहीं, बिकॉज इट इज ओनली फॉर 2 मार्क्स, सो नो नीड।
तो हमारा ये कब आ चुका है, अक्टूबर 2011 एंड जुलाई 2018 में। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज स्केच एंड लेबल द फेजेस ऑफ oogenesis। अब यहाँ पे स्केच करना मतलब डायग्राम बनाना है ना, किसका, oogenesis का। oogenesis also having some phases, जैसे spermatogenesis में भी phases हैं, हम पढ़ेंगे अभी। So ये कब आया है हमारा, मार्च 2013 एंड नाउ इट इज फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए सिर्फ स्ट्रक्चर लगेगा, खत्म, ओनली स्ट्रक्चर, दैट्स इट। आर यू क्लियर विद दिस? सो ये था हमारा क्वेश्चन टाइप। नाउ वी विल सी सम मोर एक्सप्लेनेशन अबाउट किसके बारे में, गैमेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। जैसे हमने अभी तक हमने थोड़ा सा गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा, अब उसके बारे में, उसके जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसके बारे में पढ़ेंगे थॉरो। सो लेट्स गो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने देखा कि व्हाट आर द क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन टाइप हमने देख लिया अच्छे से, ठीक है। अब उसको साइड में कर दो, आपके दिमाग में रखना है उसको, ठीक है, लिखना नहीं है। हमें लिखना क्या है उस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन वाला जो डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन जो 7 मार्क्स के लिए था, राइट, वो फुल डिस्कस, पूरा आपको डिटेल बताना था व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस एक्चुअली। तो उसका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो पूरा एक डिटेल बता रही हूँ मैं आपको, वो पूरा 7 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करेंगे, उसमें से ही हमारा 3 मार्क 2 मार्क 4 मार्क जो भी क्वेश्चन था, राइट। हमने पूरा कवर करना है सो दैट आपको उसमें से कोई भी एक टॉपिक आ जाए तो आप आराम से लिख लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। गैमेटोजेनेसिस हमने ऑलरेडी पढ़ा, गैमेटोजेनेसिस का डेफिनेशन क्या है, उसका टाइप क्या है, ठीक है, 2 टाइप है। उसके बाद जस्ट ऑन द स्पॉट आपको कंटिन्यू करना है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है, लेट्स सी। हमने ऑलरेडी सुना है, हमने अभी डिस्कस किया, राइट, तो आपको इजी होगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। तो अब ये क्या फॉर्म करता है, स्पर्म विच इज अ मेल गैमेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अब इसको और क्या बोलते हैं स्पर्म को, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। उसके जो छोटे छोटे मतलब जो स्टार्टिंग स्टेज होती है ना, उसको स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा स्पर्मेटोजोआ का डेफिनेशन, हमारा ये क्या, सॉरी, स्पर्मेटोजेनेसिस का डेफिनेशन। अब आते हैं कि ये होता कहाँ है। तो गाइस, ये होता है, इट इज लोकेटेड इन टेस्टीज एक्चुअली, ठीक है। ये कहाँ लोकेटेड है, ये होता किसमें है, टेस्टीज में। टेस्टीज क्या होते हैं, गोनाड्स। गोनाड्स मतलब जो स्पर्म, मतलब ये जो स्पर्म है गैमेट्स को प्रोडक्शन करने में, गैमेट्स का प्रोडक्शन करने में जो हेल्प करता है, मतलब जो आप बोल सकते हो एरिया, ठीक है, एरिया बोलते हैं। गैमेट्स का प्रोडक्शन करने के लिए जो एरिया होता है, जितनी एरिया में गैमेट प्रोडक्शन होता है, उनको क्या बोलते हैं, गोनाड्स। जिसमें से मेल गोनाड्स क्या होते हैं, टेस्टीज, ठीक है। फीमेल गोनाड्स क्या थे, ओवरीज, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये टेस्टीज हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज हार्मोन। अब देखो, किसी भी चीज में, अप्स एंड डाउन्स में, आपकी बॉडी की कोई भी चीज में हॉर्मोन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब दे आर प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इनसाइड योर बॉडी, ठीक है। यहाँ पे हॉर्मोन्स क्या काम करेंगे, देखो, जैसे कि हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं हम, तो आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि हॉर्मोन्स क्या करते हैं, ठीक है। आपने कहाँ सुना है हॉर्मोन्स का नाम, क्या क्या करते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन है, ओके, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, और बॉडी के रेगुलेशन, बॉडी का जो प्रोसेस होता है, और आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, आपकी जो फीलिंग होती है अंदर की, वो भी कौन गाइड करता है, मतलब उसको भी कौन कंट्रोल करता है, हॉर्मोन्स के कंट्रोल में होती है, ठीक है। जैसे आप सैड होते हो तो भी हार्मोन काम कर रहा होता है, आप हैप्पी होते हो तो भी हार्मोन काम कर रहा होता है, ठीक है। आप एनर्जेटिक होते हो तो भी हार्मोन काम कर रहा होता है। ये हार्मोन्स के ना बहुत सारे काम है आपकी बॉडी में, ना आधे से ज्यादा हार्मोन्स है। बट अब ये हार्मोन्स आते कहाँ से, ठीक है, ये सिक्रेशन कहाँ होता है, ये भी देख लेंगे थोड़ा सा। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, राइट, स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो इस पे आ जाते हैं। हॉर्मोन्स इनसाइड द स्पर्म, मतलब ये स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से हार्मोन लगेंगे ये बताएंगे ये लोग, ठीक है। फर्स्ट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पहला क्या है, गोनाडोट्रोपिन। देयर आर 2 हार्मोन्स एक्चुअली। तो पहला है दिस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, GnRH। ये मत लिख के आना, पूरा लिख के आना, बिकॉज मार्क्स उसमें मिलेगा। ओके, सो दैट इसका मतलब है कि आपको पता है कि उसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, ठीक है।
सो फुल फॉर्म तो लिखना ही है हमें, शॉर्ट फॉर्म इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है एग्जैक्टली, मतलब ये पहली बात तो ये कहाँ होता है ये देख लेते हैं। फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस होता है बच्चों इनसाइड द ब्रेन, ठीक है। आपका जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन पता है, ये जो सामने वाला पार्ट है ये फोर ब्रेन है हमारा, फोर ब्रेन होता है। तो फोर ब्रेन के जस्ट नीचे जो होता है ना, जस्ट उसके बिलो, दैट एरिया इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मिस ब्रेन का इससे रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या कनेक्शन है? ब्रेन इधर है, रिप्रोडक्टिव पार्ट इधर है, तो मतलब क्या है एग्जैक्टली ये क्या है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी को रेगुलेट करता है, मतलब बॉडी फंक्शंस को जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है एग्जैक्टली? उनको मॉनिटर कौन करता है एग्जैक्टली? ब्रेन, है ना। तो यहाँ पे ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है सारे प्रोसेसेस में, तो आपको यहाँ पे भी ब्रेन की बात आएगी, एंड सबके सब ब्रेन ही है, राइट। तो ऑफकोर्स सबको समझ में भी आएगी। सो यहाँ पे आ जाते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या था? हाइपोथैलेमस से आ रहा था। हाइपोथैलेमस में क्यों, मतलब ये करता क्या है? ये स्पर्म प्रोडक्शन में इजी करने के लिए, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन को इजी करने के लिए ये हार्मोन हेल्प करता है, ठीक है। हार्मोन्स आर हेल्पफुल फॉर द प्रोसेस, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं होता है उनका काम, वो बस हेल्प करने का काम करते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा पहला हार्मोन। सेकेंड हार्मोन क्या है हमारा? लेट्स सी। हमारा सेकेंड हार्मोन है, इरेज करते हैं, ओके। सो यहां हमारा सेकेंड हार्मोन क्या है? इट इज follicle stimulating hormone from pituitary gland, you can say gland or pituitary, okay। अब देखो, अब सेकेंड हार्मोन क्या बताया है यहाँ पे? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हो आप FSH, ठीक है। शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं हम? FSH। सो इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका निकनेम। और ये करता क्या? अब ये भी क्या करता है? इट ऑल्सो ऑफकोर्स हेल्प्स टू रेगुलेट द ग्रोथ, मतलब ये हेल्प करता है ग्रोथ, मतलब वो जो उसका ग्रोथ है स्पर्म का, उसको रेगुलेट, मतलब उसको फटाफट करने में, ठीक है, उसको फटाफट उसको प्रोसेस में रखने के लिए, उसको वो स्टॉप नहीं होना चाहिए कहीं से भी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड हार्मोन, जो कहाँ एग्जैक्टली मिलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? इट इज ऑल्सो इनसाइड द ब्रेन, ठीक है। अब ये फोर ब्रेन की बात की हमने, फोर ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन के नीचे हमारा हाइपोथैलेमस आ गया, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। आपको डायग्राम भी थोड़ा सा याद होगा आई गेस, इट इज लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ओके। It is like this, yeah, so this is our pituitary gland, all right। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, this was about hormones, हमने अभी बात की hormones के बारे में, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे, ठीक है, ताकि हमें फटाफट ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रक्चर किसका है? पहली बात तो it is a structure of spermatogenesis, yes exactly, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर स्पर्मेटोजेनेसिस का है, ऑलराइट। अब आते हैं हम इस पर। ऑल्सो हम साथ में ये जो स्ट्रक्चर है उसका थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, सो डिस्क्रिप्शन भी डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, ओके। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया प्रोसेस हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम इसको थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे पहले इस पे आ जाते हैं। इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। मल्टीप्लिकेशन फेज पहला फेज है, ठीक है, 3 फेजेस में डिवाइड है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो साइकिल हो रही है जिससे स्पर्म बन रहा है, वो 3 फेजेस में डिवाइड है। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज क्या है। पहली बात तो ये जो प्रीमोर्डियल सेल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रीमोर्डियल, क्या लिखा हमने? प्रीमोर्डियल जर्म सेल पूरा बोल सकते हैं, शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। जर्म सेल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इन
स्पर्मेटोगोनिया किसमें कन्वर्ट होता है? स्पर्मेटोगोनिया। बताती हूँ कैसे, देखो प्रीमोर्डियल सेल किसको बोलते हैं? पहली बात तो प्रीमोर्डियल सेल मींस जो हमारा ये जो पूरा साइकिल है उसका पहला सेल जो होता है, ठीक है, डेवलपमेंट का पहला स्टेज, पहला सेल, उसको क्या बोलते हैं? प्रीमोर्डियल सेल। ऑलराइट, सो अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब एक ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है पता है? उसमें बार बार रिपीटेडली माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन। आपको पता है माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों सेल डिवीजन है, राइट? अब थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देती हूँ कि माइटोसिस और मियोसिस है क्या, ठीक है, ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो माइटोसिस, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, ठीक है। माइटोसिस के बारे में सबने सुना होगा, माइटोसिस का नाम तो सबने सुना होगा, और मियोसिस का नाम भी इवेंचुअली सबने सुना होगा, ठीक है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एग्जैक्टली वो होता क्या है, मैम इसका मतलब क्या है, ये तो समझ में नहीं आता। सो अब समझ लो, अब समझ में आ जाने वाला है। सो सी दिस, तो माइटोसिस जो होता है हमारा एंड मियोसिस बोथ आर द काइंड ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। अब दोनों क्या है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब सेल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है इनसाइड द लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग्स, ठीक है। लिविंग बीइंग में एक प्रोसेस है जिससे उनकी ग्रोथ होती है। माइटोसिस भी प्रोसेस है, उससे भी ग्रोथ होती है, और मियोसिस भी एक प्रोसेस है जिससे ग्रोथ होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है? सेल डिवीजन है। अब माइटोसिस एक्चुअली कब होता है? माइटोसिस क्या करता है, पहले तो ये देख लेते हैं। माइटोसिस क्या करता है ना, एक सेल को डिवाइड करके दो सेल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दो सेल को डिवाइड करके, मतलब बार बार, एक बार माइटोसिस हुआ तो दो सेल बनेंगे, दो बार हुआ तो चार सेल बनेंगे, चार बार हुआ तो उसका डबल सेल बनेंगे, ठीक है। मतलब दो बार हुआ चार, तीन बार हुआ तो उसके 1 2 3 4 5 6 सेल बनेंगे, ऐसे मतलब डबल होते जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है ना कि ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब मैं बताती हूँ आपको, माइटोसिस में याद रखो, जब सेल, जैसे सेल का एग्जैक्टली क्या है? 2 एंड है, ठीक है। डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड मतलब 2 एंड। तो डिप्लॉयड सेल क्या होता है? माइटोसिस के प्रोसेस में हमेशा डिप्लॉयड ही रहता है, मतलब 2 एन से 4 एन, 4 एन से 8 एन, 8 एन से 16, 16 से 32, ऐसे बनेंगे, ओके। तो यहाँ पे 2 एन मतलब 1 से 2 एन 2 मिले, फिर 2 से 4 मिले, 4 से 8 मिलेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई होते हैं। माइटोसिस में एग्जैक्टली क्या होता है? ये मल्टीप्लाई होते हैं। और ये होता कहाँ है पता है? सॉरी, ये होता कहाँ है? ये होता है बाकी ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। ये यूकारियोटिक सेल में नहीं होता। यूकारियोटिक सेल में जब कहीं रिक्वायरमेंट होती है तभी होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता, यूजुअली नहीं होता। तो यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। सो ये होता है ऑर्गेनिजम्स में, जैसे अमीबा। अमीबा हमें सबको पता है, हम सबको पता है अमीबा। अमीबा तो हमारा बचपन का दोस्त है, राइट। सो अमीबा में जो होता है दैट इज माइटोसिस। क्या करता है वो? एक सेल होता है उसके पास, उसको डिवाइड करके दो डॉटर सेल फॉर्म कर देता, हो गया उसका रिप्रोडक्शन खत्म, है ना, क्योंकि वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी करता है। तो उसका रिप्रोडक्शन हो गया विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। तो समझ में आया माइटोसिस क्या होता है। अब मियोसिस पे आते हैं। मियोसिस अब आपको बेटर समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि माइटोसिस तो हमारा पता चल गया कि मल्टीप्लाई करता है। मियोसिस पता है क्या करता है? डिवाइड करता है। अगर सेल 2n के फॉर्म में, मतलब डिप्लॉयड के फॉर्म में है, ठीक है, डबल के फॉर्म में, तो उसको डिवाइड करेगा, उसको सिंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और सिंगल है तो सिंगल ही रहने देगा, मतलब उसको और वो डिवाइड नहीं कर सकता, हाफ नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी है बात। बट डिप्लॉयड फॉर्म में जब रहते हैं ना, उनको हेप्लॉयड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? मियोसिस वाला प्रोसेस, जो यूजुअली यूकारियोटिक सेल में पता चलता है, मतलब मिलता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये जो मियोसिस का प्रोसेस है ये यूकारियोटिक सेल में आपको देखने मिलेगा। ऑलराइट, तो अब आते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन फेज पे, तो समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। लिसन, लेट्स सी। सो यहाँ पे प्रीमोर्डियल सेल क्या हो रहा है? प्रीमोर्डियल सेल में माइटोसिस हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्पर्मेटोगोनिया में। अब ये है कैसा सेल? डिप्लॉयड। कौन सा सेल है ये? डिप्लॉयड। तो हम लिख दें 2n। 2n है, 2n ही उसको और भी मल्टीप्लाई करते जा रहा है, सबको 2n 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 बनाया जा रहा है,
ठीक है, मतलब ये कॉपी पेस्ट कर रहा है और मल्टीप्लाई भी कर रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये हमारे हो गए स्पर्मेटोगोनिया विच वाज अबाउट मल्टीप्लिकेशन फेज। खत्म, मल्टीप्लिकेशन फेज इतना ही था। ठीक है, ये हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ कि व्हेन द बेबी बिफोर द बेबी इज बॉर्न, है ना, मैंने आपको अपना एग्जांपल, हमारा एग्जांपल क्यों दे रहे हैं, ह्यूमन बेबी का एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि वो बेटर समझ में आएगा आपको, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, राइट। सो हमें अपने बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करनी, बट हाँ करनी है, बिकॉज वी डोंट नो ईच एंड एवरीथिंग, है ना, क्योंकि हम सीख के तो आए नहीं है, तो हमें तो थोड़ा सा हमें पता है, लेकिन हमें बताना है, मतलब एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ह्यूमन बेबी के जैसे स्टेजेस होते हैं, पता है आपको, पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज भी 3 स्टेजेस में डिवाइड होते हैं। आपको पता है 10th स्टैंडर्ड में वो डायग्राम था एम्ब्रियोनिक स्टेज का, है ना। फर्स्ट वाले स्टेज में सबके बेबीज एक जैसे दिख रहे थे, जैसे काव है, चिक था, पिग था, और क्या था, मैं आपको बताती हूँ, फिश था, है ना। तो सबके जो फर्स्ट स्टेज में थे इनसाइड द यूट्रस, है ना, इनसाइड द यूट्रस कैसे दिख रहे थे, सेम दिख रहे थे, सबका सेम था शेप, सबका शेप कैसा था, सेम। सेकेंड स्टेज में थोड़ा डिफरेंस हो रहा था, फिश थोड़ी सी डिफरेंट लगी, बाकी सब थोड़े डिफरेंट हुए। थर्ड स्टेज जब आया उसमें सब डिफाइन हो गए कि हाँ ये चिक का, ये हैन का बच्चा है, ये काव का बच्चा है, ये पिग का बच्चा है, ये ह्यूमन बेबी है। ठीक है, उसमें डिफाइन हो गया। तो ऐसे ही स्पर्म के ग्रोथ के भी स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज हमारा हो गया। सेकेंड स्टेज पे आते हैं, तो यहाँ फर्स्ट स्टेज पहले फिनिश कर लो। फर्स्ट स्टेज क्या है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट होता है, मतलब किसमें चेंज हो जाता है वो, स्पर्मेटोगोनिया में, किसकी हेल्प से, माइटोसिस से। किससे, माइटोसिस। ठीक है, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज था। सेकेंड देखते हैं व्हाट इज दैट, सेकेंड फेज देखते हैं व्हाट इज इट। सेकेंड फेज देखो क्या होगा, सिर्फ हम यहाँ पे देखो, सेकेंड फेज, फर्स्ट फेज हमने देख लिया, सेकेंड और थर्ड फेज देखेंगे और यहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, चलो। सो यहाँ हमारा जो सेकेंड फेज है वो क्या है, इट इज अबाउट ग्रोथ फेज। यस, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, इज इट विजिबल, ग्रोथ फेज। तो लिखते हैं ग्रोथ फेज, इट इज नंबर 2, राइट, अच्छे से लिखता है नंबर 2। ऑलराइट, तो अब हमारा ग्रोथ फेज क्या है देख लो पहले, फिर लिखो। तो ग्रोथ फेज में क्या होता है ना, स्पर्मेटोगोनिया तो बन गए, अब ग्रोथ फेज में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया का क्या होता है, कैसे बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है हमारा प्राइमरी oocyte, क्या मिलता है, प्राइमरी oocyte। तो ये ग्रो होता है एक्चुअली, स्पर्मेटोगोनिया ग्रो होता है, अपना साइज बड़ा करता है, थोड़ा सा ग्रो होता है, और वो किसमें कन्वर्ट होता है प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मतलब कि ये जो पहला सेल है, ये स्पर्म का, ये स्पर्म बनने का पहला सेल आ गया हमारे पास। ठीक है, अब तो स्पर्म बनना ही है, मतलब ये वाला स्टेज आ गया तो अब तो स्पर्म होना ही है, मतलब बनना ही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज। ओके, सो लिख ले हम लोग, चलो। सो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया, जस्ट उसको कंटिन्यू करना है आपको, spermatogonia gets converted into what, primary spermatocyte, primary spermatocyte, ठीक है, with the help of what, growth। तो with the help of growth, तो यहाँ पे कोई कुछ भी हमें ज्यादा कुछ मियोसिस वगैरह कुछ लग नहीं रहा है, ओनली ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ फेज में एक चीज याद रखनी है कि ग्रोथ हो रही है, स्पर्मेटोगोनिया की प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आते हैं, ग्रोथ फेज हो गया, राइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब क्या होगा, अब देखो नेक्स्ट वाले में, अब क्या होगा, इसमें एक मियोसिस 1 परफॉर्म होगा। क्या होगा,
मियोसिस 1, अभी देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो बन गया, उससे हमारा मियोसिस 1 परफॉर्म होगा। मियोसिस 1 मतलब सेल डिवीजन, है ना। सो अभी देखो ये तो 2n के फॉर्म में था, ये हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये भी 2n के फॉर्म में है ना। अब जब उसमें डिवीजन हो रहा है, मियोसिस 1 होगा, तो वो कौन से फॉर्म में हो जाएगा? ऑफ कोर्स हेप्लॉइड हो जाएगा। हेप्लॉइड मतलब सिंगल फॉर्म में हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया कि जब मियोसिस होता है तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, और जब माइटोसिस होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, सो माइटो से याद रखो मल्टीप्लाई, और मियोसिस से मियोसिस मल्टीप्लाई याद रहेगा तो मियोसिस से डिवाइड याद रहने ही वाला है। ठीक है, तो हमारा ये जो क्या होगा, ये जो हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मियोसिस 1। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा ये कौन सा फेज था, ग्रोथ फेज था, राइट। ग्रोथ फेज तो हो गया, ग्रोथ फेज का खत्म है। अब किसमें हम एंटर कर रहे हैं, वी आर एंटरिंग इनसाइड द थर्ड फेज विच इज मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज क्या होता है बच्चों, मैच्योरेशन का मतलब बताओ मुझे। ओके, तो मैच्योरेशन का मतलब है, चलो ग्रोथ और मैच्योरेशन के बीच में डिफरेंस पहले देख लेते हैं। ग्रोथ मतलब हाइट बढ़ना, जैसे ग्रोथ होना, ठीक है, किसी भी चीज की। जैसे आपके क्लास में फॉर एग्जांपल हमारे जो क्लासमेट्स हैं, ठीक है, उनमें सबकी हाइट सेम होती है क्या, गर्ल्स एंड बॉयज? नो, ऑब्वियसली नो। आप बोलोगे नो मैम, ऑब्वियसली नहीं, कैसे सेम होगी? तो आपकी क्लास में कोई हाइटेड है, राइट, आपसे बहुत हाइटेड है, कोई आपसे छोटा है, या कोई आपके ऑलमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा आपके हाइट के हैं, और बाकी कुछ लोग हाइटेड है, राइट। तो हाइटेड होना मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आप 16 इयर्स के हो, 15-16 इयर्स के हो, ठीक है, आपका क्लासमेट भी सेम ईयर का, वो जो हाइटेड वाला है वो भी सेम ईयर का है, सेम एज का है, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि वो बड़ा हो गया, उसको दूसरे स्टैंडर्ड में डालो? नॉट एट ऑल, है ना, क्योंकि उसका ग्रोथ हुआ है। उसका क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। मैच्योरेशन हुआ है क्या उसका? नहीं, है ना। उसका जो एज है वो आपसे सेम है, राइट। यू आर ऑल्सो 16, ही इज ऑल्सो 16, बट उसका ग्रोथ हो गया है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो दूसरे स्टैंडर्ड में चला जाएगा, आगे चला जाएगा आपसे, नॉट एट ऑल, है ना, नहीं होता ऐसा। वैसा ही यहाँ पे भी होता है कि ग्रोथ मतलब ग्रो, साइज ग्रो होना, बढ़ना, ठीक है, हाइट ग्रो होना, इंक्रीज होना साइज में। बट मैच्योरेशन का मतलब है कि जब आपकी बॉडी मैच्योर, जब आप, जैसे आपका एक लेवल पे जाके माइंड मैच्योर हो जाएगा, है ना, जैसे आप मैच्योरिटी से अपना डिसीजन खुद से लोगे। अभी कौन लेता है डिसीजन? आपको हेल्प मिलती है, मतलब आपको हेल्प चाहिए होती है, मम्मी की, पापा की, पेरेंट्स की, सिबलिंग्स की, फ्रेंड्स की, है ना। बट जब आप खुद मैच्योर हो जाओगे तो आपको हेल्प चाहिए होगी क्या? नहीं चाहिए होगी, राइट। तो यहाँ पे मैच्योरेशन फेज यही काम करता है कि यहाँ पे स्पर्म की बात कर रहे हैं तो स्पर्म क्या हो जाएंगे, स्पर्म धीरे धीरे ग्रो तो हो गए, ग्रो करके करते करते मैच्योरेशन फेज में आते आते देन दे विल ग्रो अप लाइक अ थिंग, जैसे जो एक गैमेट में ग्रो हो जाएंगे, जो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो स्पर्म है वो किस में ग्रो होने वाले हैं? एक गैमेट में ग्रो होने वाले, मतलब ऑफ कोर्स स्पर्म बनने वाले हैं, और ये जो सेल्स हैं छोटे छोटे, ये फिर ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब इनका मैच्योरेशन हो जाएगा, राइट। जब ये बड़े हो जाएंगे, मैच्योरेशन हो जाएगा, बड़े मतलब ये नहीं कि वो अपना खाने कमाने लगेंगे, नो, इट इज लाइक इनका क्या काम है? इनका काम है रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा अपना वो देना, लाइक अपना इन्वॉल्वेशन दिखाना। तो वैसे ही यहाँ पे मैच्योरेशन फेज में क्या होगा देखते हैं। मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है, ये जो मियोसिस हो रहा था ना, मियोसिस के जस्ट बाद जो है ये वाला जो सेक्शन है, ये है हमारा मैच्योरेशन, ठीक है। ये सेक्शन क्या है? मैच्योरेशन फेज। तो इसमें जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो किस में ग्रो होता है? स्पर्मेटिड्स में। किस में ग्रो होता है? स्पर्मेटिड्स में, जो आगे जाके क्या बनते हैं? स्पर्म्स। तो अब पहले ये देख लेते हैं कि एंड ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये कैसे ग्रो हो रहा है। देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हुआ, 2 मिले, है ना, पहला मियोसिस हुआ, 2 मिले हमें। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो 2 मिले हैं सेकेंडरी, इनमें फिर से मियोसिस हुआ, मियोसिस 2, इससे हमें क्या मिला? 1 2 3 4, 4 मिले, 4 स्पर्मेटिड्स मिल गए,
मतलब एक बार में क्या हो रहा है, 4 स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट? यस। तो यहाँ पे हम स्पर्म्स का स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्योंकि वो बन रहे हैं अभी। तो यहाँ पे यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। ओके, सो हमारा ये क्या बन रहा है पता है? ये बन रहे हैं हमारे स्पर्मेटोजोआ। क्या बन रहे हैं? स्पर्मेटोजोआ। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ तो हमारा हो गया। अब पहले तो हमने ये देख लिया कि हाँ इससे स्पर्म बन जाएंगे, ठीक है। बट ये देखो, ये वाला जो सेल है ना, ये लास्ट फेज है, इसके बाद स्पर्म ही बनने हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और नहीं होना, स्पर्म बन जाएंगे, इसमें ग्रोथ होएगी, इसमें ये इनका शेप चेंज होगा और ये धीरे धीरे से यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से बताती हूँ मैं आपको, शेप चेंज होगा, कलर चेंज होगा इनका, ठीक है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर से चेंज होगा, इनकी टेल डेवलप होगी एंड ये क्या बन जाएंगे? एक पूरा स्पर्म। तो ये टेल डेवलप होगी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आते हैं हमारे मैच्योरेशन फेज में, जो हमें यहाँ पे भी लिखना है। ऑब्वियसली वी हैव टू राइट दिस। सो गाइस, व्हाई एम आई राइटिंग दिस? ये मैं लिख क्यों रही हूं? क्योंकि ये आपको लिख के ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपका ये जो डायग्राम है, इसके साथ आपको ये थ्योरी भी बतानी है। सिर्फ डायग्राम से मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, तो आपको ये थ्योरी भी बतानी है। ये थ्योरी इतनी ही है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक कि मैं कुछ एक्सटेंडेड है और मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। नो, इट इज दिस मच ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, व्हाट इज इट? मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज की बात करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने थे हमारे, प्राइमरी को मियोसिस लेके, मियोसिस होके डिवाइड हुए थे, 2n से n में कन्वर्ट हुए थे, उनका क्या होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट लिख देते पहले, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इनका क्या होगा? इनमें क्या हो रहा है? फिर से मियोसिस 2 परफॉर्म होगा, मियोसिस 2 परफॉर्म होगा, जिसके थ्रू ये किसमें कन्वर्ट होंगे? स्पर्मेटिड्स में। किसमें कन्वर्ट होंगे? स्पर्मेटिड्स में, जो आगे जाके क्या बनाएगा? स्पर्मेटोजोआ। क्या बनाएगा? स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैच्योरेशन फेज में कंटिन्यूटी कर सकते हो कि आपका ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंट होगा कि स्पर्मेटिड्स में, ये जो स्पर्मेटिड्स हमने लिखे, स्पर्मेटिड्स में क्या होगा? एक्चुअली स्पर्मेटिड्स में, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं सो दैट आपको क्लियर समझ में आए। स्पर्मियोजेनेसिस होगा। क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस। और उससे क्या मिलेगा हमें? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। ऑलराइट, अब ये समझ में आ गया कि हमारा, ये देखो, ये एक बार फिर से देखो, हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को, प्रीमोर्डियल सेल था, उसमें माइटोसिस हुआ, फिर से माइटोसिस हुआ, स्पर्मेटोगोनिया बने। स्पर्मेटोगोनिया 2n के फॉर्म में, मतलब डिप्लॉइड के फॉर्म में थे। डिप्लॉइड से क्या हुआ? एक उसमें से सेल हमने यहाँ पे लिया। ऑफ कोर्स चारों सेल एक्सप्लेन करेंगे तो वही बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए एक ही सेल को एक्सप्लेन किया। एक सेल यहाँ पे बड़ा हुआ, अपनी साइज उसने इंक्रीज की एंड वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुआ। किससे? ग्रोथ फेज में, ठीक है। ये पहला था मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज। सेकंड, नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पे आते हैं, विच इज मैच्योरेशन फेज। उसमें क्या हो रहा है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये जो हमारा ये जो प्राइमरी था, उसमें हुआ सेल डिवीजन, मतलब मियोसिस 1, और उससे क्या बने? 2 हमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिले, जिसमें फिर से एक बार मियोसिस हुआ एंड उससे हमें क्या मिले? स्पर्मेटिड्स, जो हमारा लास्ट स्टेप है स्पर्म को फॉर्म करने का। तो इसके बाद क्या फॉर्म होगा? स्पर्मेटोजोआ, जो छोटे छोटे स्पर्म्स हैं, छोटे छोटे स्पर्म्स हैं, ठीक है। ये बड़े हो जाते हैं, मतलब ये बड़े, मतलब इन द सेंस ये स्ट्रक्चर में आ जाते हैं ना, तो इनको स्पर्म बोलो या स्पर्मेटोजोआ बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पे मियोसिस 2 हो गया था, ये वाले फॉर्म हो गए थे सेल स्पर्मेटिड, उसके बाद स्पर्म्स फॉर्म हो गए। दिस इज व्हाट स्पर्मेटोजेनेसिस इज अबाउट, ठीक है। ये है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस।
उसका हमने थ्योरी देख लिया यहाँ पे, थ्योरी में भी देख लिया हमने अच्छे से कि क्या है स्पर्मेटिड्स। लास्ट में क्या हो रहा है, स्पर्मेटिड्स जो है हमारे ये छोटे ये वाले सेकेंड लास्ट, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होंगे, स्पर्म्स में कन्वर्ट होंगे, स्पर्मेटोजोआ बोलो या स्पर्म बोलो, इसमें कन्वर्ट होंगे किसकी हेल्प से, स्पर्मियोजेनेसिस से क्या होंगे, मतलब ग्रोथ वाला प्रोसेस ही हो रहा है वो, ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा है। सो यहाँ पे आप लोग प्लीज कंफ्यूज नहीं होना किसमें ये स्पर्मेटो, ये जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है ना, आप बोलोगे मैम ये क्या है, स्पर्मेटो, कितना कंफ्यूजन है। नो, इट इज नॉट कंफ्यूजिंग। सी कैसे, आपको बस इतना याद रखना है कि पहले क्या बनता है, फर्स्ट स्टेज में क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया, दूसरे स्टेज में क्या बनता है, स्पर्मेटोसाइट, थर्ड स्टेज में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वही चीज है, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद बनता है स्पर्मेटिड्स, उसके बाद बनता है स्पर्मेटोजोआ। जैसे हमारे लाइफ स्टेजेस में हमारे अलग अलग नाम से हम बोलते हैं, नाम इन द सेंस हम पहले जब न्यू बॉर्न होते हैं तो उनको इन्फेंट बोलते हैं, राइट। अब थोड़े से बड़े होते हैं तो उनको किड बोलते हैं, फिर किड के बाद उनसे थोड़े बड़े होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, यूथ बोलते हैं, है ना। किड के बाद तो टीनेजर्स, किड के बाद टीनेजर्स आए, टीनेजर्स के बाद यूथ बोलेंगे, यूथ के बाद क्या बोलेंगे, सीनियर सिटीजन, है ना। इसके बाद क्या, मतलब ये क्या है, हमारा फेज है, ये भी हम ये एक ही बंदा है, जैसे ह्यूमन बीइंग ही है, इसके अलग अलग उसके एज जैसे जैसे हो रहा है उस हिसाब से नाम हो रहे, नाम रख रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे जैसे जैसे इसकी ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे इसकी नेमिंग है, ठीक है। सो अब हम आते हैं, ये तो हमारा हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, ठीक है। नाउ वील सी दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इज अबाउट, मतलब अभी देखो स्पर्म तो फॉर्म हो गया ना छोटे छोटे, अब इसमें ये भी इंक्लूडेड है, ये वाला पॉइंट तो हो गया हमारा गेमेटोजेनेसिस का, ये पॉइंट डन है, इसको ऐसा टिक कर देना, डन है, ठीक है, इसको टिक कर दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे, विच इज हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ही है, विच इज स्पर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे आते हैं। सो लेट्स सी दैट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखेंगे अब हम क्या है ये, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेट्स सी दिस, नंबर 1 इज एक्रोसोम, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, एंड नंबर 1 लेबलिंग इज एक्रो, ये जो ये वाला पार्ट है ना ऊपर वाला कैप टाइप, उसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, दिस इज अ न्यूक्लियस, ये जो बीच में है ना सेंटर के स्पर्म में, देखो ये स्पर्म का हेड है, पहले तो हेड देख लो, दिस इज हेड, ये नेक है, ये मिडिल पीस है और ये टेल है, ठीक है, लाइक यू कैन से इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट की तरह, कीड़े की तरह लग रहा है वैसे ही। तो हेड हो गया, नेक हो गया, मिडिल पीस हो गया, और ये टेल मतलब उसकी पूंछ, टेल, ओके, मिडिल पीस मतलब उसकी बॉडी बोल सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे हेड में क्या क्या आता है, एक्रोसोम, सेकेंड इज न्यूक्लियस, थर्ड इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एग्जैक्टली क्या कर रहा है ना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ये पूरे चीज को, ये पूरे पार्ट को कनेक्ट करके रख रहा है, ठीक है। और डिस्टल सेंट्रियोल द सेम थिंग, वो भी क्या कर रहा है, दूसरा, चौथा क्या है, फोर्थ वन, डिस्टल सेंट्रियोल, ये क्या कर रहा है, ये सेंटर में है ना, नेक के और ये हेड के, और ये क्या कर रहा है, ये पूरे पार्ट को ज्वाइन करेगा, ये भी ज्वाइन करने का काम कर रहा है, या एंड ऑल्सो ये मूव करेगा, मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा सा, सेंट्रियोल बोला है ना, तो दिस इज थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, तो ये मूव करने का भी काम कर सकता है, ये मूव भी कर सकता है हेड इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं नेक पीस, नेक पीस में कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ नेक है। नेक्स्ट पे आते हैं मिडिल पीस, मिडिल पीस में एग्जैक्टली है क्या पता है, व्हाट इज दिस पार्ट कॉल्ड, दिस पार्ट इज एक्चुअली कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोल रहे हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया, पता है इसको, ये अब देखो इसका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो पहली बात क्या है, हमने बचपन में सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ एनी सेल, किसी भी सेल का पावर हाउस बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मतलब पावर हाउस का मतलब क्या, जैसे हमारी लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का होता है एक मेन, है ना, मेन सेंटर, तो वहां पे वो क्या हो गया, पावर हाउस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया वो, है ना, वहां से ही इलेक्ट्रिसिटी हमें सप्लाई होती है, राइट। वैसे ही
माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है जो ऐसा दिखता है स्पाइरल शेप में, ठीक है, ऐसे 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 कर्व दिखता है, ऐसे कर्व शेप में होता है स्प्रिंग के तरह। तो आप बोल सकते हो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या है, इट इज अ पावर हाउस, मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। अब लिविंग थिंग को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, राइट। तो हम रोबोट तो है नहीं, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए नहीं, हमें एनर्जी चाहिए नहीं। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमारे एक एक सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब एक एक माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है, ओके। एंड मैं कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी, हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो उसकी एनर्जी चाहिए, कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए, नहीं तो एनर्जी नहीं रहेगी, या खाना नहीं खाओगे, एनर्जी नहीं रहेगी तो कर पाओगे क्या, नो, ऑब्वियसली नॉट, है ना, ये तो सोते रहोगे। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। और स्पर्म को एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि ये मोटाइल होता है, मोटाइल मतलब मूवेबल, है ना। स्पर्म जाता है एग के पास, राइट, तो स्पर्म क्या होता है, मूवेबल होता है, सो इसीलिए स्पर्म को एनर्जी चाहिए मूव होने के लिए, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे आता है, ये हमारा क्या हो गया ना माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट, दिस इज अ मिडिल पीस, ठीक है, मिडिल, बीच का, मिडिल मतलब बीच का। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्या है हमारा, दिस इज टेल, टेल, ओके। मिडिल पीस के बाद बॉडी हो गई, उसके बाद टेल पे आ जाते हैं। टेल के बाद ये वाला पार्ट क्या है, दिस पार्ट इज कॉल्ड टेल। ये जो मैक्सिमम पार्ट है ना, ज्यादा से ज्यादा, ये कौन सा है, ये टेल ही बोलते हैं इसको। और पर टेल ना इवेंचुअली डिवाइड है दो चीजों में, ठीक है, उसका भी एक डिवीजन है। देखो कैसे, पहले तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा ही नैरो हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पीस, और यू कैन से मेन पीस, ठीक है। और जब पूरा नैरो हो जाता है ना, जैसे ये पूरा खत्म हो गई टेल, दिस इज एंडेड, तो एंडेड का मतलब एंड पीस, ठीक है, खत्म हो गई टेल तो एंड पीस, दी एंड आता है ना पिक्चर के बाद में, तो मतलब खत्म, मूवी खत्म। वैसे ही एंड पीस को क्या बोला है यहाँ पे, जब टेल खत्म होने आई है, मतलब यहाँ पे टेल, पूरी टेल हो रही थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा मेन पीस आया, प्रिंसिपल पीस आया, उसके बाद क्या हुआ, ये टेल क्या हो गई, लास्ट में एंडेड हो गई, तो दैट्स व्हाई इट इज एन एंड पीस। इजी है, दैट्स इट। अब आते हैं हम उसके थोड़े से थ्योरी पार्ट पे, जो आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, देखो। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इट इज अ यूनिसेल्युलर मोटाइल मेल गैमेट। यूनिसेल्युलर क्यों बोला है, एनीबॉडी, एनी आइडिया अबाउट इट, यूनिसेल्युलर क्यों बोला, मल्टीसेल्युलर क्यों नहीं बोला इसको, क्योंकि ये सिर्फ एक ही सेल कंटेन करता है, ओके, दिस इज ओनली वन न्यूक्लिएटेड, देखो इसका एक ही न्यूक्लियस है इसमें, राइट, राइट, तो ये एक सेल हुआ, राइट, दिस इज वन काइंड ऑफ, जैसे यूनिसेल्युलर किसको बोलते हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है सेल में, दैट इज यूनिसेल्युलर। ये सिंगल है ये पूरा, और इसको चाहिए क्या कोई कंप्लीट होने के लिए, नहीं, दैट्स व्हाई दिस इज यूनिसेल्युलर। मोटाइल, मोटाइल का मतलब है मूवेबल, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यूनिसेल्युलर का मतलब है सिंगल सेल, है ना, सिंगल, वन सेल, वन सेल बोल सकते हो, और मोटाइल का मतलब है मूवेबल, ठीक है, मोटाइल मतलब मूव कर सकता है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, ठीक है, कहीं भी मूव कर सकता है, सो दैट इज कॉल्ड मोटाइल, ऑल्सो कॉल्ड मोटाइल। नेक्स्ट क्या है, मेल गैमेट, ऑफ कोर्स ये मेल गैमेट है ना, हम स्टार्टिंग से लेक्चर के स्टार्ट से बोलते आ रहे हैं, दिस इज मेल गैमेट, मेल गैमेट, मेल गैमेट, मेल गैमेट की बात हो रही है अभी, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, इट इज डिविजिबल इनटू, नाउ ये देखो, डिविजिबल मतलब ये डिवाइडेड है, डिवाइडेड है कितने पार्ट में, हेड, नेक, मिडिल पीस, राइट, सो हेड, नेक, टेल, राइट, यहाँ पे मिडिल पीस मतलब ये पूरा कंटिन्यू हो गया टेल में, है ना, सो दैट्स व्हाई हेड, नेक एंड टेल क्या है हमारे मेन, तो यहाँ पे ये हो गया। नाउ लेट्स कम ऑन द हेड, हेड कैसा है, उसका स्ट्रक्चर डिस्कशन है, कैसा है, कैसा दिखता है, क्या करता है, एक्सेट्रा। तो हेड इज ओवल इन शेप विथ हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड अ कैप कॉल्ड एक्रोजन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हेड कैसा है, कौन से शेप का है,
ओवल शेप का, अंडे शेप का है, राइट। और हेप्लॉइड न्यूक्लियस मतलब क्या, सिंगल न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस है इसके अंदर, राइट। 2-3 न्यूक्लियस दिख रहे हैं क्या, नो। सो यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस है मतलब हेप्लॉइड। और इसके ऊपर जो कैप लाइक है ना, कैप मैंने बताया था आपको, तो कैप वाला जो है ना वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। दैट्स इट, ये समझ में आ गया। दिस वाज अबाउट हेड, हेड का स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट पे आते हैं नेक के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो नेक का स्ट्रक्चर क्या है हमारा, नेक हैज 2 सेंट्रियोल्स। कौन कौन से हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। अब नेक के पास, ये जो अपना नेक है इसके पास 2 सेंट्रियोल है। ये नेक वाले ही पार्ट में आ रहे हैं, राइट। ये जो पार्ट है ये नेक वाला पार्ट है। तो ये जो 2 सेंट्रियोल है कौन कौन से, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। सो हियर दिस इज प्रॉक्सिमल एंड दिस इज डिस्टल। ओके, सो नेक पार्ट इज अबाउट प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, दैट्स इट। इतने का ही है नेक पार्ट। तो नेक पार्ट का स्ट्रक्चर पता चल गया। दूसरे पे आते हैं विच इज मिडिल पीस, ठीक है। नंबर 3 पे आते हैं विच इज मिडिल पीस। मिडिल पीस देखो क्या है, मिडिल पीस with an axial filament is surrounded by 10 to 14 turns of mitochondria which produces energy for the movement of sperm. Now यहाँ पे हमारा जो मिडिल पीस है वो एग्जैक्टली क्या है, ये पूरा किससे सराउंडेड है, इट इज सराउंडेड विथ एक्सियल फिलामेंट, है ना। ये हमारा एक्सियल फिलामेंट है, ये देखो ऐसे पैक्ड है ना, ये मतलब ऐसे पूरा कवर्ड है। सो दिस इज एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट से सराउंडेड है ये, मतलब कवर्ड है। और इसके अंदर क्या है, मतलब इसके अंदर क्या कंसिस्ट कर रहा है ये, 10 to 14 स्पाइरल, स्पाइरल मतलब टर्न्स, ठीक है। स्पाइरल का मतलब क्या है, टर्न। तो 10 to 14 ये देखो फोल्डेड है ना, तो फोल्ड्स बोल सकते हो, टर्न भी बोल सकते हो। तो ये 10 to 14 है। व्हाट इज इट एग्जैक्टली, ये किसका स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को मूव होने में, ठीक है। ये समझ में आ गया हमें, ठीक है। दिस वाज अबाउट मिडिल पीस। अब आते हैं नेक्स्ट पे विच इज टेल। टेल पे आते हैं। टेल इज अ लॉन्ग है, स्लेंडर, स्लेंडर मतलब थिन, ठीक है। स्लेंडर मतलब क्या, थिन, थिन मतलब पतला। तो स्लेंडर का मतलब क्या लिख सकते हो आप, थिन, बट न्यू वर्ड यूज कर सकते हो, स्लेंडर इज अ गुड वर्ड, ठीक है। तो थिन भी यूज कर सकते हो, रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन दिमाग में रखो। तो लॉन्ग, स्लेंडर, टेपरिंग, थिन एक्सियल। सो यहाँ पे टेपरिंग का मतलब है, टेपरिंग इन द सेंस, सी दिस इज अ पॉइंटेड वन, पॉइंटेड। टेपरिंग मतलब क्या होता है ना, थोड़ा सा पॉइंटेड आता है। ये देखो पॉइंटेड आ रहा है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर, है ना। मोटा तो है नहीं ऐसे कि पाइप की तरह है या स्ट्रेट है ना। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड हो जा रहा है, पॉइंटेड हो जा रहा है, दैट मीन्स टेपरिंग, ठीक है। टेपरिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। थिन एक्सियल फिलामेंट अराइजिंग फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल, अराइजिंग फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल, 1 minute, okay, arising from the डिस्टल से देखो, अभी देखो ये कहां से आ रहा है, ये कहां से अराइज हो रहा है, इसका ये जो पूरा टेल का पार्ट है डिस्टल से अराइज हो रहा है ना, कनेक्टेड है। एंड व्हाट इज इट, पार्टली डिवाइडेड इन मेन पीस एंड एंड पीस। डिस्टल सेंट्रियोल से भाई ये चालू हो रहा है, और डिवाइड किस में हुआ है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, मतलब दे आर, इट इज डिवाइडेड इनटू, मतलब ये जो टेल है ना ये 2 में डिवाइड है। व्हाट इज इट, प्रिंसिपल पीस बोलो या मेन पीस बोलो, एक ही बात, ठीक है। प्रिंसिपल पीस या मेन पीस और एंड पीस, ओके। सो दिस वाज अबाउट टेल। टेल समझ में आ गया, हमें पूरा समझ में आ गया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अब देखो ये जो स्पर्म होता है ना, ये स्पर्म जब मूव करता है एग के टुवर्ड्स, एग के पास जाने के लिए मूव करता है, तो उसमें से भी जो सबसे ज्यादा, जिसकी टेल सबसे ज्यादा लॉन्ग होगी ना, वही एग तक रीच कर पाता है, ठीक है। सब नहीं, सारे स्पर्म्स नहीं,
जैसे एक स्पर्म एक एग पे पहुंचा तो एक चाइल्ड होता है, राइट? एक ही फर्टिलाइजेशन होगा ना, एक ही जाइगोट बनेगा, तो एक चाइल्ड फॉर्म होता है। वैसे ही यहाँ पे स्पर्म, अब ये क्या होता है, ये यूजुअली होता है ना। ट्विंस आपने सुना है, ट्विंस कैसे होते हैं? व्हेन टू स्पर्म्स एंटर टुगेदर, जब दो स्पर्म अलग अलग स्पर्म एंटर करते हैं एग के अंदर, सो क्या होते हैं? ट्विंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे एक चीज है कि जिसकी टेल, जिस स्पर्म की टेल सबसे बड़ी है और सबसे स्ट्रांग है, वो सबसे पहले अपने ये जो एग है उसको रीच करता है। ओके, दैट्स इट। ये थोड़ा सा ऐसे इंफॉर्मेशन था, ठीक है? मेन चीज ये है, वो लिखना नहीं है, वो दिमाग में रखना। सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है? एंड दिस इज द थ्योरी पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सिर्फ डायग्राम आया, सो ओनली डायग्राम बनाना, सिर्फ थ्योरी पार्ट आई, सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना, दोनों साथ में आया, दोनों साथ में करना। ऑलराइट, सो हियर वी स्टॉप, क्योंकि हमारा ये जो नेक्स्ट है ना, हमारा क्या है नेक्स्ट? स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया, राइट? अब हम जाएंगे oogenesis में। दिस वाज अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस, ये खत्म यहाँ पे। तो अब oogenesis करना है, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस में दो चीजें हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो oogenesis वाला जो पार्ट है, that you will see in my next session, which is session number 2, okay, of same chapter, second chapter. All right, so till then keep revising and have a good day.